नमस्कार, मैं वैद्य तन्वी और आप देख रहे हैं आरजीसी आयुर्वेद उदयपुर। हमारी एक सीरीज चल रही है टॉपर्स टॉक जिसमें हम एआईपीजीटी के टॉपर्स से बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्रद्धा से और वो आरजीसी बैच 2023 की रेगुलर स्टूडेंट थी। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ गुड रिजल्ट। हाउ आर यू फीलिंग? The feeling was very nice एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना आएगा लेकिन आ गया। अब तो अच्छा ही लग रहा है। मैम, हम सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आपको सुनना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि हम भी आपसे मोटिवेट होना चाहते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो भी एआईपीजीटी नेक्स्ट ईयर देंगे या आगे आने वाले सालों में देंगे, जो इस टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैम, सबसे पहले तो हम सबका मेन क्वेश्चन कि आप यूजी लेवल पे स्टूडेंट कैसे थी, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा और आपका यूजी में मतलब कितने आवर्स आप पढ़ती थी? मतलब हमारा यूजी थोड़ा अप्स एंड डाउन वाला था। अ, हमारी कॉलेज गवर्नमेंट थी तो उसमें कुछ year से ही हमारा कुछ बेस अच्छा नहीं हुआ था। मैम, क्या पीजी में सिर्फ सिलेक्शन टॉपर्स बच्चों का ही हो सकता है या फिर एवरेज स्टूडेंट्स का भी हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग, मुझे बहुत सारे जूनियर्स भी बता रहे थे कि जो लोग टॉप 5 में क्लास में आते हैं वही लोग सिर्फ एआईपीजीटी में स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। मैं यूजी में बहुत अच्छा स्कोर करती थी। लाइक मेरे श्लोक की वजह से मैंने बोला कि बहुत अच्छा स्कोर आता था। लेकिन आगे हमारे आरजीसी का एक चिराग मांडेलिया करके भी है कि उन्होंने भी इसमें ही किया था। वो यूजी में मुझसे पीछे रहता था। बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे क्लासमेट जो यूजी में मेरे पीछे स्कोर थे, लेकिन एआईपीजीटी में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मेरे पीछे थे, वो आगे आ गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग पढ़ते हैं वही लोग एआईपीजीटी में जाते हैं यूजी में। यूजी में कैसा होता है कि जिसकी थियरी पावरफुल होती है ना वो लोग मार्क्स लाते हैं, और एमडी का पैटर्न पूरा अलग है यूजी के पेपर से। पूरा डिफरेंट है। उसमें लॉजिकली बहुत सोचना पड़ता है। उसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अगर आप संहिता रटने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट है वही करोगे तो ही होगा उसमें। मैम, आपको आरजीसी के बारे में कैसे पता चला था और फिर आपने किस बेसिस पे आरजीसी को ज्वाइन किया था? अ, हम मैंने फाइनल ईयर में मेरे एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया था कि आरजीसी करके क्लासेस है। तो मैंने फाइनल ईयर में सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी एआईपीजीटी में। जस्ट थोड़ा थोड़ा मुझे तभी पता चला कि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसे हमारे आयुर्वेद में एआईपीजीटी में एग्जाम होती है। मुझे ऑनेस्टली कुछ पता नहीं था। तो फाइनल ईयर में मेरे दो तीन फ्रेंड्स ने कर लिया था, लेकिन मैंने तब नहीं किया। कि मुझे लगा कि मैंने एआईपीजीटी के लिए सोचा ही नहीं था कि मैं करूंगी। लेकिन जब मेरा फाइनल ईयर की एग्जाम फिनिश हो गई तब मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेती, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने क्लासेस ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए थे। तो मैंने इंटर्नशिप में क्लासेस मेरे ज्वाइन किए थे। तब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो लेक्चर्स देखे, और मुझे अभी याद है मैंने शालक्य का डेमो लेक्चर देखा था, और मैंने एक डेमो लेक्चर देखा, मुझे पूरा सब कुछ याद हो गया सर के एक लेक्चर से ही। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अब आरजीसी ज्वाइन करूंगी और ट्राई करूंगी एआईपीजीटी के लिए। मैम, ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, जैसे स्टार्टिंग का प्रिपरेशन टाइम था, तब आप कितने आवर्स पढ़ते थे और कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको तब हार्ड लगते थे, पढ़ते पढ़ते वो आपके लिए नॉर्मल हो गए? इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था आरजीसी। सो मैं कुछ ऐसा पढ़ती नहीं थी तब, क्योंकि तब मुझे बस इतना था कि सर जो टेस्ट लेते थे ना संहिता के 10 चैप्टर्स के, तब मैं उसके अगले दिन पढ़ती थी। रेगुलर मैं इंटर्नशिप की वजह से पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन तब मैं जब अगले दिन पढ़ती थी तब मैं पूरा 6-7 घंटे पढ़ लेती थी, वो चैप्टर्स पूरे कर लेती थी। लेकिन जब से हमारी इंटर्नशिप दिसंबर को फिनिश हो गई थी तब मुझे जनवरी से लेके पूरा मई जून तक मुझे पूरा टाइम मिला है। घर पे ही रह के मैंने पढ़ाई की। तो तब मिड जन से मैंने मेरे अवर्स बढ़ा लिए। मतलब मैंने कुछ पहले 6 घंटे पढ़ती थी, फिर मैंने धीरे 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 8 आवर्स, 10 आवर्स, मैक्सिमम मैं 12 आवर्स पढ़ पाई। उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। सो इतना मैंने किया था, इतने ही मैम, आवर्स किए थे। कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हार्ड लगते थे और फिर आपने उनको कैसे मैनेज किया? मुझे पहले संहिता ही बहुत हार्ड लगती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ श्लोक आते थे लेकिन उसका डेप्थ नहीं आती थी। मुझे संहिता को डीप से मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जैसे मैंने लेक्चर्स देखे तब मुझे उसकी डेप्थ पता चली। तो संहिता तो मुझे एकदम इजी लगने लगी। लेकिन जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट मुझे लगे वो है रस और डीजी।
डीजी तो चलता है कि उसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं एआईपीजीटी में, लेकिन रस मुझे बहुत हार्ड लगता है, तो उसमें कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए। मैंने रस का बहुत बार, मतलब 15 बार मैंने रस का सिर्फ रिवीजन किया है। जो सर की मॉड्यूल थी सिर्फ वही पढ़ी है रस के लिए, और रस के लिए मैंने दूसरा मटेरियल कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि रस के मॉड्यूल में सब आ जाता है। तो वो एक हार्ड लगता था, और माइनर सब्जेक्ट मुझे बहुत हार्ड लगते थे। वो हार्ड नहीं थे, लेकिन हम पढ़ते नहीं है ज्यादा, इसलिए मुझे हार्ड लगे थे। बाकी रस सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, उसमें कंटिन्यूस रिवीजन करना पड़ता है। फिर मैम कैसे मैनेज किया आपने अपने रस के लिए या डीजी के लिए? मैंने ऑनेस्टली सर कहते थे कि लेक्चर के बाद सर 10 मिनट का लेक्चर लेते थे रस के, लेकिन तब मैं नहीं करती थी। मैं मेरा बहुत सारा मैंने रस तब स्टार्ट किया जब सर का रस ऑलरेडी हो गया था लेक्चर में। तो मैंने मिड मिड जनवरी से मैंने रस स्टार्ट किया पहले पेज से। तो मैं फिर मैंने सब एक बार स्टार्ट कर लिया, तो मैं पहले तो मैं फिनिश ही कर देती हूँ। तो मैंने रस स्टार्ट किया, तो 1 महीना लगा था शायद मुझे, सिर्फ एक बार पढ़ने में रिवीजन नहीं, सिर्फ एक बार मुझे 1 महीना लग गया। फिर मैं ऐसे रोज रोज थोड़ा था करती, जैसे रत्न, एक दिन रत्न, फिर एक दिन महारस, एक दिन उपरस। तो ऐसे करके रस किया, तो एक एक बार आ गया ना मगज में, तो रस बहुत इजी सब्जेक्ट लगेगा। बहुत ही स्कोरिंग सर जो बोल रहे थे ना वो सच है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी सर ऐसा बोल रहे थे कि एक बार आपको पढ़ लोगे ना तो रस बहुत इजी है। तब हमने सब मजाक में ले लिया कि ऐसा नहीं होता, रस हार्ड ही है, लेकिन जब खुद पढ़ा ना तब पता चला कि सच में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हार्ड भी है और स्कोरिंग भी है। मैम आप आरजीसी के रेगुलर स्टूडेंट थे, तो आरजीसी की क्लासेस या जो भी मटेरियल और जो टेस्ट और कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए जितना भी वो मटेरियल देते थे, वो आपके लिए इनफ था या फिर कुछ और भी आपको करना पड़ा? लेक्चर्स तो सर के बहुत इनफ है, मटेरियल सर का बहुत अच्छा है, और उसमें कुछ ऐसा नहीं है। मैम आरजीसी का क्लास एनवायरनमेंट कैसा था, कैसा आपको लगता था वहां हाँ, पे? आरबी। सपोर्ट था सबसे मेन। एक्चुअली जब मैंने डेमो लेक्चर्स देखे थे, तभी से सर के डेमो लेक्चर्स ही स्टूडेंट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने सोचा था कि सर के लेक्चर्स में रोज लूंगी। मुझे सर के एक लेक्चर में ही पूरा, मतलब 50 to 60% मुझे याद कर लेने की आदत है। और मैं रिकॉर्डेड में सर के जो लेक्चर्स थे वो शायद जो 1 घंटे का होता, मैं उसमें 1.5 घंटा करती थी, वो बीच में स्टॉप करके। तो सर के लेक्चर्स में ही मैं पूरा पढ़ लेती थी। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम जब हम रिवीजन करेंगे ना, तो हमको सिर्फ 20 मिनट लगेगी वो एक चैप्टर में, क्योंकि सर के लेक्चर्स में ही पूरा सर स्टूडेंट्स को रिवाइज करा देते हैं। मैम फ्रॉम स्टार्टिंग टू अब कि आप जब आपका सिलेक्शन भी हो गया है, तब तक की आपकी पूरी जर्नी में आपको ऐसा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं कि जो आपको चाहिए ही चाहिए थे कि इसके बिना मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता? पॉइंट्स में तो पहला तो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, बिल्कुल भी नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे एआईपीजीटी में कभी लगेगा भी। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मेरा तो ऐसे कोई गोल ही नहीं था एमडी का। मैं तो आरएवी की तरफ ही चली। मैं जनवरी तक भी मैं आरएवी का ही सोच रही थी कि मुझे एमडी में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जब जब एक एक स्थान फिनिश होता गया, सूत्र स्थान फिनिश हुआ, शारी स्थान हुआ, ऐसे पूरी चरक फिनिश हुई, फिर सुश्रुत फिनिश हुआ। सिर्फ चरक और सुश्रुत फिनिश हुई ना, तब भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो हो ही जाएगा। बस कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। नकर तो जो स्टूडेंट बहुत क्लेवर है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो एआईपीजीडी दे ही नहीं पाएगा। अपने पर कॉन्फिडेंस ही रखना है इसमें सिर्फ। जी मैम, ज़रूर। मैम डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, हमारी संहिता थी, हमारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स थे, हमारी माइनर संहिताज थी और हमारे बाकी सब्जेक्ट्स भी थे आयुर्वेद के। तो कैसे आपने सबके लिए कैसे कोप अप किया? आपने किस तरह से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? हाँ, मैंने मार्च तक तो मैंने संहिता ही की थी। माइनर सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बताऊं तो मैंने सिर्फ 1.5 महीना ही दिया माइनर सब्जेक्ट्स के लिए, और वो मेरी गलती थी। मैं आप सबको बस यही कहूंगी कि मैंने माइनर सब्जेक्ट्स को बहुत ही लाइटली लिया। आप लोग मत लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि संहिता में कवर अप कर लेंगे और जो मॉडर्न के क्वेश्चन है उसको हम छोड़ देंगे। मैम प्रिपरेशन के टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि लो फील होता है या सैचुरेशन आ चुकी है कि बस इससे ज्यादा नहीं होगा, तो इसको आपने कैसे मैनेज किया?
मैं तो बहुत ब्रेक डाउन हुई हूँ। मैं तो इतनी रोई हूँ। मैंने सर को बीच में फ़ोन भी किया था। मेरा बीच में छूट गया था। मैंने पूरा 1 महीना पढ़ा ही नहीं था। पूरा छूट गया था। तब मैंने सर को रोते-रोते फ़ोन भी किया था कि सर अब नहीं हो रहा है। सर ने बोला कुछ देर नहीं हुई है, कि कुछ बच्चे तो 4 महीने पहले भी तैयारी करते हैं, फिर भी उनका हो जाता है। अभी अभी मेरे तो 7-8 महीने बाकी थे, तब मैंने सर को फ़ोन किया था। तब सर ने मुझे समझाया था शांति से कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, अगर अभी चालू नहीं करोगे तो बहुत छूट जाएगा। सो बहुत बहुत बार मैं बीच में उस दौरान भी मैं बहुत रोती थी, बहुत मैंने आंसू बहाए इसमें। लेकिन मैं आंसू ब्रेक डाउन होता था ना, तब मैं ना 3 दिन कुछ नहीं करती थी, फोन ले लेती थी या फिर मूवी देखने चल जाती। 3 दिन में अपने लिए टाइम देती थी, अपने माइंड के पीस के लिए मैं टाइम देती थी, फिर उसके बाद मैं फिर से चालू कर देती थी। फिर ऐसे 5 दिन कंटिन्यूस पढ़ के मैं और फिर से ब्रेक डाउन हो जाता, तो मैं फिर से 2 दिन का ब्रेक ले लेती, फिर से चालू कर देती थी। लेकिन फिर से चालू होना इम्पोर्टेंट है। फिर माइंड का पीस का ब्रेक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। जी मैम। मैम आपको तो आपने बताया कि श्लोक बहुत पसंद थे, श्लोक आपने स्टार्टिंग से याद किए। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे श्लोक नहीं हो पाता है याद। तो क्या श्लोक इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पीजी के लिए? मेंटेन रख सकते हैं कि ठीक है इतने आ गए, तो क्या ऐसा है पर? नहीं नहीं, श्लोक यूजी के लिए इम्पोर्टेंट है, एआई पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन श्लोक में जो बीच में जो संस्कृत वर्ड्स आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लाइक आप एक श्लोक को 10 बार ऐसे देखोगे तो पूरा श्लोक रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो श्लोक की इमेज आपके माइंड में हो जाएगी। तो बीच में जैसे कि श्रेयसो ज्ञानम, श्रेयसो वर्ड है, जैसे कि प्रत्यय वो वाला वर्ड है, फर्स्ट ईयर में आता, फर्स्ट चैप्टर में है वो। तो ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड है उसके सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं। बाकी श्लोक एआई पीजीटी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो सिर्फ यूजी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बस श्लोक का मीनिंग पता होना चाहिए। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना श्लोक, उसमें श्लोक थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें तो सर आपको बता देंगे कि कौन से श्लोक में इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान देना है। वो सर मोस्ट टाइम पे वो वाला कराते हैं, टिक कराते ही है सर। और मोस्टली ओके। उसमें आरजीसी क्लासेस का आपको बेस्ट थिंग क्या लगी? कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स जो आपको लगे होंगे? सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि मैंने आरजीसी क्लासेस के पहले थोड़े 2-3 क्लासेस मैंने चेक किए थे। तो उस क्लासेस में मोस्टली तो ऐसा ही था कि सब लोग है ना बहुत स्पीड में, सब लोग कोर्स बहुत जल्दी फिनिश करने में मानते हैं। मतलब कुछ क्लासेस में कोर्स इतनी जल्दी चरक 1 महीने में फिनिश हो जाता है। मतलब सबको माइनर सब्जेक्ट सब फिनिश करना होता है, जबकि आरजीसी में 3 महीने चरक को देते हैं और 3 महीने सुश्रुत को देते हैं। तो वो धीरे धीरे संहिता कराते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि संहिता के सबको संहिता से प्रेम होता था, मुझे ऐसा कैसा होता है। लेकिन जो संहिता अच्छे से पढ़ता है ना, उसको आप प्रेम हो जाता है। और सर ने हमको संहिता का एक एक मीनिंग हमने हमको समझाया है। तो संहिता के लिए सर के लेक्चर्स बहुत ही बेस्ट है। और उसकी वजह से ही मैं संहिता को इतना जान पाई हूँ, और भी मैं उसे जानूंगी। लेकिन सर ने बेस हमारा माइंड में क्लियर कर दिया है संहिता के लिए। मैम ये जो आरजीसी के कोर्सेज हैं, ये सिर्फ प्री पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर जो और भी एग्जाम्स होते हैं या हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी एनहांस के लिए जरूरी है? आपका क्या इसमें? हाँ, सर जब लेक्चर्स लेते हैं ना, तो सर सिर्फ संहिता नहीं पढ़ाते, सर बहुत सारा मॉडर्न टॉपिक भी लेते हैं, जो हमारे फिर बहुत सारी मेडिसिन के बारे में भी बता है। ड्यूरिंग लेक्चर सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो अगर आप सारे लेक्चर्स देखोगे ना, तो आपके माइंड में पूरा सिनेरियो बन जाएगा सभी चीजों के लिए। तो वो आपने जो पढ़ा है वो कुछ ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको बहुत जगह काम आएगा। जैसे एआईपीजीटी में, और अभी जीपीएससी की एग्जाम आ रही है, अभी सीट्स आई है उसकी, आप उस एग्जाम में भी काम आएगा, आयुर्वेद जीपीएससी में। सो बहुत सारी एग्जाम में काम आएगा, नेक्स्ट में भी जो नेक्स्ट अभी आई है। तो अगर आप अभी से सर के क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो आप तो नेक्स्ट में टॉप कर लोगे। क्या डेली लाइफ में भी आपको कोई आरजीसी क्लासेस में एनरोल करके एडवांटेज मिला? हाँ, मिला ना। मुझे पेशेंस मेरे में नहीं था बिल्कुल भी। मैं पेशेंस नहीं रखती थी। सर आधी रात को भी सर व्हाट्सएप में मैसेज डालते थे ऐसे मोटिवेशनल। तो सर के मैं आधी रात को भी मोटिवेशन देख के मैं पढ़ने बैठ जाती थी कभी भी मेरा मन, क्योंकि सर के वो जो मोटिवेशनल मैसेज होते हैं, वो अगर कोई बहुत डीप से उसको जानेगा और अपने
मन में उतारेगा ना तो उसमें सच में मोटिवेशन आ जाएगा। तो सर वो रोज मोटिवेशन देते थे ना, उससे बहुत काम आता है। और पेशेंस स्टूडेंट में एआईपीजीटी अगर आप दे रहे हो तो पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस नहीं होगा ना तो आपको बस बहुत कुछ जल्दी जल्दी करना है तो ऐसा नहीं होता। रोज आपको अपना 100% देना पड़ेगा। 100% तो कोई बात नहीं, 80% 60% आप रोज दोगे ना तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन देना है, पूरा 0% नहीं रखना है। तो उस सर ने, इस क्लासेस ने मुझे पेशेंस सिखाया है, पेशेंस कैसे रखना है। मैम आपकी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? आप किसको मानेंगी? सबसे पहले तो आरजीसी क्लासेस है, और सेकेंडली मैं मेरे फैमिली को मानती हूँ, क्योंकि मैं लकी थी कि मुझे मेरे घर पे रह के ही, मेरी कॉलेज यहाँ पे ही थी, तो मुझे घर पे रह के ही तैयारी करने का मौका मिला। तो ऐसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन में बहुत गुस्से हो जाती थी, बहुत कुछ मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता, मैं सब पे गुस्सा, लेकिन मेरे सबने बहुत सपोर्ट किया है। इवन हमारा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो भी हमारा एमडी वाला था। आप अपने आसपास भी एमडी वाला एटमोस्फेयर रखोगे ना तो आपको और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। मेरे सारे फ्रेंड्स एमडी की प्रिपरेशन ही कर रहे थे, तो हम सबके बीच ऐसे एमडी की बातें होती थी, तो उन लोगों की वजह से भी मुझे बहुत पुश मिलता था, और तैयारी करूँ, उनसे भी आगे मार्क्स लाऊं, ऐसा मुझे पुश मिलता था रोज। बिल्कुल मैम, हेल्दी कंपटीशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स के बीच में। यस। मैम आपने स्ट्रैटेजी बनाई होगी जिसकी वजह से आपको आज ये अचीवमेंट मिली है, उसके बारे में हाँ, थोड़ा। हाँ, मेरी ये स्ट्रैटेजी बस यही थी कि मोस्टली ना सारे स्टूडेंट, या अभी सर ने भी 2023 में एक टाइम टेबल रखा था लास्ट 74 डेज का। उसमें ऐसा था कि 1 घंटे में इतना पढ़ो, दूसरे घंटे में दूसरा ले लो, तीसरे घंटे में इतना ले लो। मोस्टली सबका ऐसा होता था, लेकिन मैंने सर को बताया था कि सर मुझसे ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते थे कि एक दिन में अलग 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 चीजें करते थे, लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं एक चीज जब तक मेरी फिनिश ना हो तब तक मैं दूसरी नहीं छोड़ती थी। और ऐसे मैंने ना रोज का टारगेट बना देती थी। फेब से मैंने टारगेट बनाना स्टार्ट कर लिया था। लाइक मुझे शारीर स्थान 3 दिन में पता है, 3 दिन में मुझे फिनिश करना है तो फिनिश ही करना है। फिर दूसरा एक दिन में विमान करना है तो विमान करना ही है, वो फिर रात के 2 बजे तक जाग के भी फिनिश करना है। तो ऐसे मैंने स्थान वाइज, मैंने पूरा स्थान वाइज ही पढ़ा है। मैंने ऐसे बीच बीच छोड़ के ऐसे चैप्टर वाइज नहीं किया है, टॉपिक वाइज नहीं, मैंने स्थान ही पूरे पढ़े हैं। एक साथ ही स्थान पढ़ लो, फिर दूसरा पढ़ लो। तो इसकी वजह से मेरी स्पीड, मेरे एज कम्पेयर टू अदर फ्रेंड्स की वजह से मेरी स्पीड भी थोड़ी बढ़ती गई। आपको रिवाइज करने का टाइम भी मिलेगा फिर, अगर आप ऐसे फिनिश करोगे ना तो। कुछ लोगों को ऐसा नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन कि मुझे एक चीज एकदम कंप्लीट याद रह जाए फिर ही मैं दूसरी को करती हूँ। मैम आपको आपकी तैयारी में सबसे हेल्पफुल क्या लगा? अ, सबसे हेल्पफुल तो मुझे सबसे पहला आंसर तो यही होगा, आरजीसी क्लासेस की वजह से बहुत। अगर मैं क्लासेस ज्वाइन ही नहीं करी तो मुझे डायरेक्शन ही नहीं मिलती कि मैं क्या करूँ। सर ने वो डायरेक्शन ही दी है, तो उससे बहुत काम हुआ। लेकिन एआईपीजीडी प्रिपरेशन में हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट, लेकिन हार्ड वर्क से भी ज्यादा स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड वर्क में बस पूरा पढ़ते ही जाओ, रटते ही जाओ और उसमें से कुछ क्वेश्चन ही ना आए, तो पहले आप पढ़ने से पहले आपको थोड़े पहले पेपर देख लेने के कि उसमें कैसे कैसे टाइप का टॉपिक्स आता है, वो आपको सब सर बताएंगे। तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ोगे तो आप कभी भी कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना। और मैक्सिमम मुझे बहुत ज्यादा काम है तो मैंने एमसीक्यूज बहुत सॉल्व किए। मैंने एक एक चैप्टर के मैं एमसीक्यूज सॉल्व करती थी, तो एमसीक्यूज की वजह से मुझे फील लगा कि मैं अब कर रही हूँ एमडी की प्रिपरेशन, ऐसा मुझे फील हुआ। जब तक एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मैम प्रिपरेशन के टाइम आपको कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी और फिर आपने उसको कैसे कोप अप किया? प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे बहुत सारे चैप्टर्स लेंदी लगते थे, तो मैं हार मान जाती थी कि अब नहीं करना है मुझे, अब छोड़ देती हूँ। वो आपको ऐसा लगेगा कि कोर्स, आपको आपको ऐसा लगेगा कि सिलेबस फिनिश ही नहीं हो रहा है। आप पढ़ोगे उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे कि यार मैंने पढ़ा है लेकिन अभी और भी बाकी है, अभी और बाकी है, तो उसको छोड़ देने का। जितना पढ़ा है उसको तो आपको एकदम परफेक्टली करना है। लेकिन मैंने ऐसे आपको पहले कहा कि मैंने जो गलती की थी वो आप मत करना, कि वो माइनर सब्जेक्ट्स और जो मॉडर्न था उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। आपके पास समय है,
आप 2 महीने या 3 महीने उसके पीछे करना, पहले संहिता ही फिनिश करना, लेकिन आपको संहिता थोड़ी स्पीड में करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट के पीछे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी के पेपर में उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है मैम। मैम आरजीसी की आपकी सफलता में क्या योगदान था? आरजीसी का एक तो सर का मोटिवेशनल, सर की बातें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सारे स्टूडेंट्स होशियार होते हैं और सारे स्टूडेंट्स में कैपेबिलिटी होती है, लेकिन स्टूडेंट को कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको ऐसे आपके मेंटर भी ऐसे होने चाहिए, आपके आसपास के फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, आपकी सपोर्टिव फैमिली होनी चाहिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको आरजीसी आरजीसी में ही आप अगर रेगुलर हो तो आप प्लीज उसमें रेगुलर रहिए, उसके रेगुलर टेस्ट दीजिए, उसके सारे लाइव लेक्चर आपको टाइम होता है लाइव लेक्चर नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे के सारे लेक्चर लेकिन देखिए, कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। और आप जब भी लो फील करोगे सर आपको हमेशा आपको मोटिवेशन देंगे, आप सर को कभी भी फोन कॉल करोगे तो सर आपको हमेशा अच्छे से आपको समझाएंगे। मैंने किया था सर को फोन और उसकी वजह से मुझे और एक पुश मिला था। मैम आप न्यू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपकी तरफ से? हाँ, मैं कुछ 4-5 पॉइंट बोलूँगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करोगे तो आपको सच में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम नहीं कर पाएँगे, वो सब कर पाएँगे। सेकंड थिंग इज़ द डेडिकेशन। डेडिकेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे तो जाना ही है, एमडी ही करना है और कुछ नहीं करना है, तो उससे भी आपको बहुत रोज आपको सुबह उठ के बोलना है कि मुझे ये करना है। मैं रोज सुबह उठ के बोलती थी। और तीसरी चीज स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क, वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड द फोर्थ वन इज द पेशेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस यही चीजें आपको करनी है, ये 4 चीजें आप ध्यान में रख के करोगे तो किसी का भी हो सकता है। जो यूजी में एवरेज मार्क्स लाता है ना वो भी एमडी में एआई पीजीटी में करता है, स्कोर कर पाता है। Okay. Thank you so much, ma'am, for joining this live and motivating us all students. And congratulations again for your success in AIPGT. थैंक Thank यू you.